नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग बात कर रहे थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। और पिछली क्लास में हम लोगों ने भाग 1 के बारे में समझने का प्रयास किया था। और भाग 1 के अंतर्गत जो हमारे कुल 8 अध्याय है, उन 8 अध्यायों में से हमने अध्याय संख्या 2 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं अध्याय संख्या 3 की। आज की क्लास का हेडिंग लिख लीजिए, अध्याय संख्या 3। अध्याय संख्या 3 की आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं। अध्याय संख्या 3 का नाम क्या है? अध्याय संख्या 3 का नाम है कि ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। इसका नाम लिख लीजिए, ड्रॉप आउट जो हमारे ड्रॉप आउट बच्चे हैं, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और इसके साथ साथ में क्या करना? और इसके साथ साथ में सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना। और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच को किसको? सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना। मतलब जो ड्रॉप आउट रेट है, उस ड्रॉप आउट रेट को कम करना और जितने भी हमारे स्कूल के स्तर हैं, उतने सभी के सभी को क्या करना? वहां पर सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना। कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें यह बात कही गई कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय में भेजा जाए। क्या किया जाए? कि जो बच्चे हैं, उन बच्चों का स्कूल में नामांकन हो, तो लिख लीजिए, बच्चों का स्कूल में नामांकन हो वह उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। बच्चों का स्कूल में नामांकन हो वह उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। उन्हें क्या किया जाए? नियमित रूप से विद्यालय में भेजा जाए। अब क्या क्या बातें कही गई इसमें कही गई कि अगर हम लोग वर्तमान समय के आंकड़ों की बात करें, तो वर्तमान समय में जो हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, जिसको हम सकल नामांकन अनुपात कहते हैं, मतलब वर्तमान समय में जो हमारा सकल नामांकन अनुपात है, वर्तमान समय में कक्षा 6 से 8 तक का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 90.9% है। 9 से 10 का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 79.3% है और 11 और 12 का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो 56.53 है। इसमें यह कहा गया कि 2030 तक प्री स्कूल से लेकर के माध्यमिक स्तर का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है उसे 100% करने का लक्ष्य है। तो लिख लीजिए, स्कूल नामांकन से संबंधित वर्तमान आंकड़े, स्कूल
नामांकन से संबंधित है, स्कूल नामांकन से संबंधित है, वर्तमान आंकड़े, स्कूल नामांकन से संबंधित वर्तमान आंकड़े क्या हैं? स्कूल नामांकन से संबंधित जो हमारे वर्तमान आंकड़े हैं, कक्षा 6 से 8 का GER 90.9%, कक्षा 6 से 8 का GER का मतलब है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, GER कितना? 90.9% है। कक्षा 6 से 8 का तो ये, कक्षा 9 और 10 का जो GER है, 9 और 10 का GER 79.3% है। और कक्षा 11 और 12 का जो GER है, कक्षा 11 और 12 का GER 56.5% है, 56.5% है। ये 3 GER वर्तमान समय में है। अब आगे क्या कहा गया है? आगे ये कहा गया है कि 2030 तक प्री स्कूल से लेकर के माध्यमिक स्तर का जो GER है वो 100% करने का लक्ष्य है। तो लिख लीजिए, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक GER को 100% करने का, 100% करने का लक्ष्य है। GER को, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को कितना? 100% करने का लक्ष्य। कहां से लेकर? प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक, प्री स्कूल से लेकर, प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक, माध्यमिक स्तर तक, प्री स्कूल से लेकर के और माध्यमिक स्तर तक GER को कितना? GER को 100% करने का लक्ष्य है। GER निकालते कैसे हम? GER निकालते हम कि नामांकित बच्चे, उस आयु समूह के कितने नामांकित बच्चे हैं, उस आयु समूह के कुल बच्चे कितने हैं, जिसको मल्टीप्लाई 100 से करना है। तो GER निकालने का एक हमारा सूत्र रहता है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो निकालने का एक सूत्र है। और वो सूत्र क्या है? सूत्र यह है कि उस आयु समूह के नामांकित बच्चे, उस आयु समूह के, उस आयु समूह के नामांकित बच्चे कितने हैं, उस आयु समूह के नामांकित बच्चे कितने हैं, और कुल आयु, उस आयु समूह के कुल बच्चे कितने हैं, उस आयु समूह के कुल बच्चे कितने हैं, उसको मल्टीप्लाई 100 से करना है। जैसे मान के चलिए, मान के चलना है कि 10 साल के जो टोटल, 10 साल के जो टोटल बच्चे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, 10 साल के टोटल बच्चे उस पर्टिकुलर एरिया में 500 है, पर 500 में से केवल 50 ने ही एडमिशन ले रखा है, तो GER निकल जाएगा। और GER अपना कितना हो जाएगा? GER हमारा कितना हो जाएगा? 10% GER हो जाएगा। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें प्रमुख रूप से GER को बढ़ाने के लिए 2 प्रकार की पहल करनी होगी। तो लिख लीजिए, GER को बढ़ाने के लिए, GER को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए
दो प्रकार की पहल करनी होगी। GER को बढ़ाने के लिए दो प्रकार की पहल करनी होगी। और दो प्रकार की पहल कैसी करनी होगी? सबसे पहले तो प्रथम पहल जो बताई, प्रथम पहल उन्होंने क्या बताई? फर्स्ट अप्रोच, मतलब प्रथम पहल क्या करनी होगी? प्रथम पहल उन्होंने बताई कि पर्याप्त व प्रभावी बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। पर्याप्त व प्रभावी बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा? पर्याप्त व बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक होंगे। प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक होंगे। प्रत्येक स्तर पर क्या होंगे? प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक होंगे। अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण स्कूल खोले जाएंगे जिसमें बालिकाओं के लिए छात्रावास की विशेष सुविधा होगी। लिख लीजिए, अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण स्कूल खोले जाएंगे। अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण स्कूल खोले जाएंगे जिसमें छात्राओं के लिए अलग से छात्रावास होंगे। जिसमें छात्राओं के लिए अलग से क्या होंगे? अलग से छात्रावास होंगे। प्रमुख रूप से जो हमारी प्रवासी मजदूरों के बच्चे हैं और जो विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं, उनको स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए NGO का सहयोग लिया जाएगा और वैकल्पिक नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो लिख लीजिए, प्रवासी मजदूरों के बच्चों व विशेष परिस्थितियों में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए NGO का सहयोग लिया जाएगा। तथा नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये तो पहला प्रयास होगा। प्रथम प्रयास के अंतर्गत क्या क्या काम बताया? प्रथम प्रयास के अंतर्गत ये काम बताया कि पहले तो स्कूलों के ढांचे को मजबूत किया जाएगा, बच्चों का नियमित रूप से प्रशिक्षण होगा,
अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण स्कूल खोले जाएंगे। प्रवासी मजदूरों के बच्चों और विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को एनजीओ की सहायता से क्या क्या करवाया जाएगा, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। जो द्वितीय पहल की गई, द्वितीय पहल क्या की गई इसमें, द्वितीय पहल, इसमें द्वितीय पहल क्या की गई, इसमें द्वितीय पहल ये की गई कि सभी बच्चों की ट्रैकिंग करनी होगी, सभी बच्चों की ट्रैकिंग करनी होगी, सभी बच्चों की ट्रैकिंग करनी होगी। सभी बच्चों की क्या करनी होगी, ट्रैकिंग करनी होगी, मतलब उनको ट्रैक करना होगा कि कौन सा बच्चा विद्यालय में जा रहा है, कौन सा बच्चा विद्यालय में नहीं जा रहा। फिर ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः स्कूली धारा से जोड़ा जाएगा और प्रमुख रूप से योग्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूल से जोड़ा जाएगा। तो लिख लीजिए, सभी बच्चों की ट्रैकिंग करनी होगी और प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक विद्यालय में, विद्यालय में एनजीओ कार्यकर्ता व सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में एनजीओ कार्यकर्ता व सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से इन बच्चों को वापस विद्यालय की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, विद्यालय की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा। वापस से इनको क्या किया जाएगा, विद्यालय की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। अब ये कहा गया कि छात्रों को कक्षा से जोड़े रहने के लिए मजबूत चैनल का डेवलपमेंट किया जाएगा। स्थानीय भाषा के ज्ञान के साथ उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली को लागू किया जाएगा और इन शिक्षकों को उन क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा जहां पर ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। तो लिख लीजिए, छात्रों को कक्षा में जोड़े रखने के लिए, छात्रों को कक्षा में जोड़े रखने के लिए, कि जो बालक है वो बालक कक्षा में सही तरीके से जुड़ा रहे, कक्षा में जोड़े रखने के लिए मजबूत चैनल का विकास किया जाएगा, मजबूत चैनल का विकास किया जाएगा। क्या किया जाएगा, मजबूत चैनल का विकास किया जाएगा। और क्या कहा गया कि स्थानीय भाषा के ज्ञान के साथ साथ उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली लागू की जाएगी। जो हमारे सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज जो ग्रुप हैं, जिनको हम सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसी भी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं करने वाले युवाओं के लिए NIOS और ओपन डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। तो लिख लीजिए, स्पेशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, स्पेशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, जिसे हम लोग कहते हैं सामाजिक
सामाजिक आर्थिक रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह, सामाजिक आर्थिक रूप से जो हमारे वंचित समूह हैं, इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन पर क्या किया जाएगा? इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं करने वाले युवाओं को किसी भी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन ना करने वाले छात्रों को किसी भी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन ना करने वाले छात्रों को NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, NIOS वह राज्य ओपन स्कूल के राज्य ओपन स्कूलों के ODL कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। ODL कार्यक्रम से क्या किया जाएगा? ODL कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। NIOS द्वारा जो विशेष कार्यक्रम होंगे वो कक्षा 3, 5, 8 जिसमें ABC प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, वैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ठीक है। फिर इसमें एक आ गया कि PPP मोड पर स्कूल निर्माण किया जाएगा। तो लिख लीजिए इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मोड पर स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। PPP मोड पर स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। ODL कार्यक्रम में पास होने वाले बालकों को 3 प्रकार की ODL कार्यक्रम में पास होने वाले बालकों को 3 प्रकार की ग्रेडिंग दी जाएगी। 3 प्रकार की ग्रेडिंग दी जाएगी। कितने प्रकार की ग्रेडिंग दी जाएगी? 3 प्रकार की ग्रेडिंग दी जाएगी। कैसे? A, B, C। यदि कोई बच्चा A स्तर की शिक्षा प्राप्त करेगा तो A स्तर की शिक्षा तो कक्षा 3 के स्तर के बराबर होगी, ये कक्षा 5 के स्तर के बराबर की होगी और ये प्रमुख रूप से कक्षा 8 के स्तर के बराबर की होगी। कक्षा 8 के स्तर के बराबर की शिक्षा होगी। कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 के स्तर के बराबर की क्या होगी? शिक्षा होगी। कक्षा 10 और 12 के जो हमारे कार्यक्रम हैं, उन कक्षा 10 और 12 के कार्यक्रमों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये कहा गया कि बच्चों के अधिगम सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदाय से संबंधित स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित करवाया जाएगा। स्कूल में अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी।
इसके साथ साथ ये भी बात कही गई कि शिक्षण कठिनाइयों को दूर किया जाएगा। फलस्वरूप सभी प्रकार के बच्चों को किसमें जोड़ा जाएगा, सभी प्रकार के बच्चों को किसी ना किसी प्रकार से विद्यालय से जोड़ा जाएगा, ताकि बच्चों की ड्रॉप आउट रेट को कम किया जा सके। अब आता है हमारा भाग संख्या 4। तो हेडिंग लिख लीजिए, भाग संख्या 4। कौन सा? भाग संख्या, सॉरी अध्याय संख्या, अध्याय संख्या 4। और अध्याय संख्या 4 का क्या नाम है? अध्याय संख्या 4 का नाम है कि स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम, समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। लिख लीजिए, स्कूलों में पाठ्यक्रम, स्कूलों में पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र, स्कूलों में पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए? अधिगम, समग्र, अधिगम, समग्र, अधिगम, समग्र, एकीकृत, एकीकृत, आनंददायी, आनंददायी और साथ साथ में कैसा? साथ साथ में रुचिकर होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रुचिकर होना चाहिए। स्कूलों में पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र अधिगम, समग्र, एकीकृत, आनंददायी व रुचिकर होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या बातें कही गई? इसमें यह बात कही गई कि स्कूल पाठ्यक्रम जो है वो स्कूल पाठ्यक्रम नए डिजाइन के साथ पुनर्गठित किया जाएगा। और नया डिजाइन क्या होगा? 5+3+3+4। पहली सबसे अच्छी बात कि 5+3+3+4, 5+3+3+4 के नए डिजाइन के साथ, नए डिजाइन के साथ, नए डिजाइन के साथ पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा? 5+3+3+4 नए डिजाइन के साथ पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। किस प्रकार से निर्माण किया जाएगा? यहाँ पर 5 का मतलब है फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। तो कैसे होगा देखो, इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली तो होगी हमारी फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज पहली क्या होगी? फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज या फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज जो होगी, फाउंडेशन स्टेज होगी, आयु वर्ग होगा इसमें। एक तो होगा 3 साल से लेकर के 6 साल तक का, और दूसरा आयु वर्ग होगा 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष का। 6 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक का ये आयु वर्ग होगा। आयु वर्ग 6 से 3 वर्ष, और ये 2 वर्ष, तो कुल 5 वर्ष। कुल 5 वर्ष। जो ये 3 वाला है, ये 3 वाला होगा हमारा कौन सा? मतलब जो आंगनवाड़ी वाली हमारी स्टेज है, प्री स्कूल आंगनवाड़ी जिसको हम लोग कहेंगे, प्री स्कूल
ओब्लिक आंगनबाड़ी, प्री स्कूल ओब्लिक आंगनबाड़ी। और ये जो 2 वाला होगा ये होगा कक्षा 1 व कक्षा 2। ये हमारा फाउंडेशनल स्टेज या फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन स्टेज। कौन सी स्टेज? फाउंडेशन स्टेज। दूसरी आएगी हमारी प्रिपरेटरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज। दूसरी स्टेज कौन सी आएगी? प्रीपेट्री स्टेज, प्रीपेट्री स्टेज। और प्रीपेट्री स्टेज किसकी बात करती है? प्रीपेट्री स्टेज बात करेगी यहां पर 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष, मतलब 3 वर्ष, कुल 3 वर्ष की शिक्षा, और 3 वर्ष की शिक्षा कक्षा 3, 4 और 5। तो 5 तो ये हो गई हमारी, 3 ये हो गई। फिर तीसरी आती है हमारी कौन सी? मिडिल स्टेज। तीसरी आएगी हमारी कौन सी? तीसरी आएगी हमारी मिडिल स्टेज। तीसरी कौन सी आएगी? तीसरी आएगी हमारी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में हमारी कौन सी? 3 वर्ष। 3 वर्ष का मतलब 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष, 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष। और 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष कुल कितने साल की? ये 3 साल की। वहां पर हमारी कौन सी हो गई थी? वहां पर कक्षा 5 तक की बात हो गई थी। तो यहां पर 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 कक्षा। कक्षा कौन सी? 6, 7 और 8, मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज के बाद में हमारी स्टेज कौन सी आएगी? मिडिल स्टेज के बाद में हमारी स्टेज आएगी सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज। और सेकेंडरी स्टेज, जो हमारी सेकेंडरी स्टेज होगी, सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज होगी हमारी 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की। 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, कुल कितने हो गए? कुल हो गए हमारे 4 वर्ष, मतलब कक्षा 9, 10, कक्षा 11, 12। ये हमारी कौन सी स्टेज हो गई? ये हमारी 5+3+3+4 स्टेज हो गई। ये भी 3 और ये भी 3, तो टोटल हमारी क्या हो गई? टोटल हो गई हमारी 5+3+3+4 फॉर्मूला। ये हमारा 5+3+3+4 फॉर्मूला हो गया। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें कही गई। इसमें ये बातें कही गई, इसमें ये बातें कही गई कि कक्षा 11 और 12 में जो भी बच्चे कोई कोर्स लेंगे वो कोर्स लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो इसमें 2-3 चीजें लिख लीजिए। कक्षा 11 व 12 में, कक्षा 11 व 12 में, 12 में विषय चुनाव करते समय, विषय चुनाव करते समय, करते समय बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। स्वतंत्रता
प्रदान की जाएगी। बालक को क्या प्रदान की जाएगी? बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ये बात इसमें कही गई कौन से अध्याय संख्या 4 के अंतर्गत। इसमें ये कहा गया कि बालक का समग्र विकास किया जाएगा। रटने की पुरानी परंपरा से हट करके बालक में वास्तविक समझ और ज्ञान का विकास किया जाएगा। 21वीं सदी के कौशलों से बालक को परिचित करवाया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कौशलों का विकास किया जाएगा और पाठ्यक्रम ढांचा, करिकुलम फ्रेमवर्क और संपर्क तंत्र विकसित किया जाएगा। तो लिख लीजिए, इसमें विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल दिया जाएगा। विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल दिया जाएगा। किस पर बल दिया जाएगा? विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल दिया जाएगा। रटने की बजाय समझने पर जोर दिया जाएगा। रटने के स्थान पर समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रटने के बजाय किस पर? समझने पर प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रमुख रूप से कहा गया कि अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को तो कम किया जाएगा और बालक के विश्लेषण आधारित अधिगम पर बल दिया जाएगा। तो लिख लीजिए, अनिवार्य व आलोचनात्मक चिंतन की अनिवार्य व आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम किया जाएगा। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को क्या किया जाएगा? पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम किया जाएगा और विश्लेषण आधारित अधिगम पर अधिगम पर बल दिया जाएगा। किस पर बल दिया जाएगा? विश्लेषण आधारित जो हमारा अधिगम है, उस विश्लेषण आधारित अधिगम पर बल दिया जाएगा। इसमें आगे ये भी बात कही गई कि जो बालक का जो प्रत्येक स्तर है, प्रत्येक स्तर पर बालक में या प्रत्येक चरणों में प्रायोगिक आधारित अधिगम को अपनाया जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, प्रत्येक चरण में प्रायोगिक प्रत्येक चरण में प्रायोगिक आधारित अधिगम को
बढ़ावा दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। किसको बढ़ावा दिया जाएगा? प्रायोगिक आधारित अधिगम को बढ़ावा दिया जाएगा। बालक को स्वयं करने के सीखने पर जोर दिया जाएगा। आकलन के रूप में कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र को प्रत्येक विषय में एक मानक शिक्षण शास्त्र के रूप में देखा जाएगा। अनुभव आधारित अधिगम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लिख लीजिए, अनुभव आधारित शिक्षण पर, अनुभव आधारित शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, विशेष ध्यान दिया जाएगा। किस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? अनुभव आधारित शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खेल समन्वय को अधिगम कक्षा के साथ समन्वित किया जाएगा। तो लिख लीजिए, खेल समन्वय को क्या किया जाएगा? खेल समन्वय को अधिगम कक्षा के साथ समन्वित किया जाएगा, मतलब क्लासरूम में खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसको खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। कोर्स के चुनाव में विकल्पों के लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाया जाएगा। मतलब कोई भी छात्र किसी भी प्रकार के कोर्स को क्या कर सकता है? चयन कर सकता है। किसी भी प्रकार के कोर्स को क्या कर सकता है? चयन कर सकता है। ये कहा गया कि कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्र भाषा होगी। तो लिख लीजिए, कम से कम कक्षा 5 तक, कम से कम कक्षा 5 तक, कम से कम कक्षा 5 तक प्राथमिक स्तर की शिक्षा, कम से कम कक्षा 5 तक प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी। किसमें दी जाएगी? मातृभाषा में दी जाएगी। कम से कम कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है वो किस में दी जाएगी? वो मातृभाषा में दी जाएगी। कक्षा 5 तक की क्या दी जाएगी? मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। इसमें यह भी कहा गया कि जिन छात्रों की घर की भाषा मातृभाषा से अलग है उन्हें द्विभाषी शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए द्विभाषी शिक्षण सामग्री के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो लिख लीजिए, ऐसे छात्र जिनकी मातृभाषा अलग है उन्हें द्विभाषा के शिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उन्हें द्विभाषा के शिक्षण के लिए
प्रोत्साहित किया जाएगा। क्लियर? 2 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष का जो बालक है वो भाषा जल्दी सीखता है, इसलिए बहुभाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये हमारा कौन सा, ये हमारे अध्याय संख्या 4 की कुछ प्रमुख बातें थी। अध्याय संख्या 4 की क्या थी? अध्याय संख्या 4 की कुछ प्रमुख बातें थी। इसमें एक बात और कही गई कि त्रिभाषा फॉर्मूले पर गौर किया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूले को बढ़ावा दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। किसको बढ़ावा दिया जाएगा? त्रिभाषा फॉर्मूले को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रमुख रूप से ये भी कहा गया कि उच्चतर गुणवत्ता वाली जो विज्ञान और गणित की जो किताबें हैं उन्हें द्विभाषी माध्यम में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो लिख लीजिए, उच्चतर गुणवत्ता वाली विज्ञान व गणित की पाठ्य वस्तु को द्विभाषा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें प्रस्तुत किया जाएगा, द्विभाषा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये बात कही गई। फिर आगे क्या क्या बातें कही गई? आगे ये भी बात कही गई कि देश के प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान द लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक प्रोजेक्ट में भाग लेंगे। इसमें द लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक प्रोजेक्ट में भाग लेंगे। जैसे ग्रेड कक्षा 6 से 8 के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल गतिविधि लागू की गई है। तो लिख लीजिए, देश में प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान, इसको ऐसे लिखिए, प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान द लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक द लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक प्रोजेक्ट में भाग लेगा। द लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक प्रोजेक्ट में क्या होगा? द लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक प्रोजेक्ट में भाग लेगा, है ना। इसमें यह भी कही गई कि जितनी भी गतिविधियां होंगी वो रुचिकर और आनंदमयी होंगी। क्या होंगी? रुचिकर और आनंदमयी होंगी। संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्यधारा संस्कृत का जो त्रिभाषा का जो मुख्यधारा का विकल्प है, मुख्यधारा विकल्प के साथ साथ प्रमुख रूप से स्कूल और उच्चतर शिक्षा में सभी स्तरों के लिए इसे लागू किया जाएगा। तो लिख लीजिए, संस्कृत को त्रिभाषा के अंतर्गत संस्कृत को त्रिभाषा के अंतर्गत समृद्ध किया जाएगा। संस्कृत को क्या किया जाएगा? त्रिभाषा के अंतर्गत समृद्ध किया जाएगा। फिर इसमें और क्या क्या बातें कही गई? इसमें प्रमुख रूप से
ये बातें कही गई कि जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, उड़ीसा, इन शास्त्रीय भाषाओं के साथ साथ पाली, फारसी, प्राकृत और उसके साहित्य की भी चर्चा की जाएगी। तो लिख लीजिए, भारत में शास्त्रीय भाषाओं के साथ साथ भारत में शास्त्रीय भारत में शास्त्रीय भाषाओं के साथ साथ अन्य भाषाओं के साहित्य पर भी बल दिया जाएगा। किस पर बल दिया जाएगा? अन्य भाषाओं के उसके ऊपर भी बल दिया जाएगा कि इन भाषाओं को भी हम लोग क्या करें, इन भाषाओं को भी हम लोग आगे प्रमोट करें। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध जो हमारे उच्च गुणवत्ता वाले कोर्स हैं, इन उच्च गुणवत्ता वाले कोर्सों के अलावा विदेशी भाषाएं जैसे कोरियाई, जापानी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी, इन भाषाओं का पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो लिख लीजिए, भारतीय भाषा हिंदी व अंग्रेजी में भारतीय भाषाओं में किसमें? हिंदी व अंग्रेजी। भारतीय भाषाओं में उपलब्ध शिक्षण के अलावा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध जो शिक्षण है, इस उपलब्ध शिक्षण के अलावा प्रमुख रूप से क्या होगा? प्रमुख रूप से कौन कौन सी भाषा? प्रमुख रूप से कोरियाई, जापानी, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, और रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर लागू किया जाएगा। इन भाषाओं को कहां पर? माध्यमिक स्तर पर लागू किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि भारतीय साइन लैंग्वेज को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा। इंडियन साइन लैंग्वेज ISL, भारतीय साइन लैंग्वेज, भारतीय साइन लैंग्वेज को, इंडियन साइन लैंग्वेज को
देश भर में मानकीकृत किया जाएगा, मानकीकृत किया जाएगा। देश भर में क्या किया जाएगा? देश भर में मानकीकृत किया जाएगा। फिर इसमें क्या कहा गया? इसमें यह भी कहा गया कि बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न भाषाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई। अब आता है हमारा अध्याय संख्या 5। इसमें लिख लीजिए अध्याय संख्या 5, और अध्याय संख्या 5 का नाम है शिक्षक। अध्याय संख्या कौन सा? अध्याय संख्या 5। और अध्याय संख्या 5 किसकी बात करता है? अध्याय संख्या 5 बात करता है शिक्षक की। किसकी बात करता है? शिक्षक की बात करता है। अब देखो, शिक्षक जो होता है ना, शिक्षक सर्वांगीण विकास का मेन आधार स्तंभ होता है। तो ये कहा गया कि 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। पहली बात, पहली बात लिख लीजिए, विशेष योग्यता व कौशल का विकास करने के लिए, कौशल का विकास करने के लिए 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम, 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम लागू किया जाएगा, लागू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम लागू किया जाएगा। ये भी बात कही गई कि प्रत्येक को शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। तो लिख लीजिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य। शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना क्या होगा? शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना क्या होगा? अनिवार्य होगा। ये बात हमारे अध्याय संख्या 5 में कही गई। इसमें कही गई? अध्याय संख्या 5 में कही गई। फिर आता है हमारा अध्याय संख्या 6। अध्याय संख्या 6 का नाम है समता मूलक व समावेशी शिक्षा। अध्याय संख्या 6। अध्याय संख्या 6 किसकी बात करता है? समता मूलक व समावेशी शिक्षा। मतलब प्रत्येक बच्चे को किसी भी आधार पर, प्रत्येक बच्चे को किसी भी आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हमारे भाग संख्या 1 से संबंधित है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारा भाग संख्या 1 है, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कल हम लोग भाग संख्या 2 के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।